तो संरक्षण में जो हमारा पहला टॉपिक है वो है मतलब जो हमारा सब टॉपिक है वो जैव विविधता और संरक्षण के बारे में, यानी कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है जैव विविधता क्या है और इसके संरक्षण की क्यों आवश्यकता है। ठीक, वाई इट शुड बी कंजर्व्ड एंड जैव विविधता के हार्स के कारण, यानी कि इसका जो डिग्रेडेशन हो रहा है उसके पीछे क्या रीज़न है और उसका इफेक्ट या इम्पैक्ट क्या है। ठीक, परिणाम। और भारत में जैव विविधता की स्थिति कैसे भिन्न है और जो बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 है, ठीक, उसके बारे में उसके जो प्रोविजंस है वो पूछा गया है, वो या फिर वो किस तरीके से वनस्पति और जीवों के संरक्षण में योगदान देता है। ये जो भी क्वेश्चंस के आंसर्स हैं तो एक एक पॉइंट्स को डिस्कस तो नहीं होगा, लेकिन कोशिश होगी कि सारी बातें कवर हो जाए, क्योंकि सारी छोटे छोटे पॉइंट्स डिस्कस करने में बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी। तो एक अच्छा खासा ओवरव्यू मिल जाएगा। तो जो पहला पॉइंट है वो है डेफिनेशन। ठीक है, जो हमने देखा ना भी बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन मतलब जैव विविधता क्या है। तो जैव विविधता क्या है, एक मतलब जैसे वर्ड से ही पता चल रहा है ना, विविधता यानी किसकी विविधता। तो ये जीवों की विविधता, परिस्थिति की विविधता और आनुवंशिकता, यानी कि फ्लोरा एंड फौना इकोसिस्टम, ठीक, और जेनेटिक डाइवर्सिटी, इनकी जो डाइवर्सिटी होती है वही ओवरऑल मिलकर के जैव विविधता बनती है। ठीक, तो यह पोषण चक्र, परागण और जलवायु संतुलन जैसे परिस्थितिकी शिवाओं का आधार है। ठीक, ये तो कुछ जैसे कि इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में हमको लिखना होता है आंसर्स के। उसके बाद इसके इम्पोर्टेंस के बारे में, तो देखो कोई भी इम्पोर्टेंस होगा तो उसको कई पार्ट्स में तोड़ना है। तो जो पहला है इसका इम्पोर्टेंस वो है इकोलॉजिकल या परिस्थितिकी इम्पोर्टेंस, परिस्थितिकी महत्व इसका। तो जैसे कि परिस्थितिकी में जो भी इसका महत्व है वह संतुलन को बना के रखती है। परिस्थितिकी की आर्थिक महत्व में लिखना हो तो औषधि, लकड़ियाँ, पौधे मिलते हैं, लकड़ियाँ हैं, कृषि उत्पाद जैसे प्राकृतिक संपदा प्रदान करती है, और सांस्कृतिक में धार्मिक, आध्यात्मिक और पर्यटन मूल्य प्रदान करती है। ये तो लिखने वाली बात होती है, जब भी संरक्षण का महत्व पूछा जाएगा तो फिर कुछ ना कुछ बातें लिखी जाए। जो हमें जो मेन बात जानने की है वो है कि इसका कैसे सब हेडिंग्स लिखा जाए। तो पारिस्थितिकी, आर्थिक और सांस्कृतिक ये पता होगा तो इसके अंदर जो भी डिस्क्रिप्शन वाला पार्ट है वो तो मेंस के पेपर में कुछ ना कुछ तो हर कोई लिख ही लेता है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो जैव विविधता के आज के कारण व परिणाम। तो क्या कारण है, तो पहला तो हैबिटाट डिस्ट्रक्शन, मतलब आवास का जो विनाश होता है। तो इस पॉइंट पे यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि वो दो तीन कारण दे देते हैं, उसमें एक ये भी होता है। और जो आंसर एक्चुअल में हैबिटाट डिस्ट्रक्शन या फिर आवास का विनाश सबसे एक्यूरेट आंसर बोला जाता, मतलब जो भी जैव विविधता के ह्रास के लिए कारण है। बाकी आंसर्स भी सही होते हैं लेकिन ये एक्यूरेट होता है, अक्सर ये क्वेश्चन पूछा गया प्रीलिम्स में। और इस यहीं पे लोग गलतियाँ भी करते हैं, फिर कहते हैं कि मेरा आंसर सही था, लेकिन जो एक्चुअल आंसर होता है वो यही होता है। तो इसका कारण क्या है, तो वनों की कटाई, शहरीकरण, वो अवसंरचनात्मक विकास यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और प्राकृतिक आवासों को नष्ट कर रहे हैं। ठीक, ये सारे के सारे जो उनका नेचुरल हैबिटाट है या जो प्राकृतिक आवास है उसको नष्ट कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे अमेजन वर्षा वन की क्षति हो रही है। और प्रदूषण दूसरा कारण है। तो प्रदूषण तो कहीं भी हो सकता है, जल पे हो, वायु या फिर भूमि या कहीं भी, जो कि परिस्थिति तंत्र को नष्ट कर रही है। अब उदाहरण के तौर पे दिया गया है गंगा नदी में औद्योगिक कचरा। अब इससे क्या हो गया, गंगा नदी में जो कचरा बह रहा है, इससे जो गंगा नदी की जो डॉल्फिन है वो प्रदूषण की वजह से सरवाइव नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो उनकी प्रजाति पे संकट आ गया है, काफ़ी इंडेंजर्ड स्पीसीज बन गई हैं वो। नेक्स्ट है क्लाइमेट चेंज। जैव विविधता के ह्रास का तीसरा कारण है क्लाइमेट चेंज। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है तो जैव विविधता का ह्रास क्यों बढ़ता जाता है, तो वही सब, टेम्परेचर बढ़ेगा तो ग्लेशियर्स पिघलेंगे। लॉन्ग टर्म मतलब शॉर्ट टर्म में तो पानी की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो हमारे फ्रेश वाटर रिसोर्सेज हैं या कि पेयजल जो है वो कम हो जाते हैं। और दूसरी मतलब क्लाइमेट चेंज से तो कई सारी चीज़ें रिलेट करके किया समझा जा सकता है। अब तापमान बढ़ने पर जैसे कोरल रीफ, ठीक, मूंगा जिसको बोलते हैं,
उनका क्षय होता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर तापमान के ऊपर ये डिग्रेड करना है, फिर इनका क्षय शुरू हो जाता है। ठीक। उस नेक्स्ट है अत्यधिक शोषण, ओवर एक्सप्लॉइटेशन जिसको बोलते हैं। अतिवाद, चाहे शिकार करने में हो या व्यापार करने में हो या फिर कृषि करने में, मत्स्य पालन या कुछ भी। तो ये अतिवाद जैव विविधता के लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक है। उदाहरण के तौर पे बंगाल टाइगर का जब शिकार किया गया तो उनकी पॉपुलेशन बहुत ही कम हो गई। बाद में फिर जा करके फिर 1973 में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ये इसको इस्टेब्लिश किया गया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में। फिर जा करके टाइगर्स के प्रोटेक्शन के बारे में काम हुआ। और जो लास्ट है वो इनवेजिव, आक्रामक प्रजातियाँ। अब आक्रामक प्रजातियाँ जैसे कि लैंड ये लैंटाना कमारा है। अब ये इनका जहाँ पे एंट्री होती है तो वहाँ के जो लोकल घास फूस है उनको ख़त्म करने लगती हैं। तो इस तरीके से जैव विविधता कम होने लगती है, बाहरी प्रजातियाँ जब आ जाती हैं। अब जैव विविधता के ह्रास के क्या परिणाम हो रहे हैं? तो वही परिस्थिति को नुकसान होगा, जलवायु प्रभावित हो रहा है, वनों की कटाई, कार्बन अवशोषण में गिरावट हो रही है। तो ज़्यादा पेड़ पौधे होते हैं तो ज़्यादा कार्बन का अवशोषण करते हैं और ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो पेड़ पौधों की संख्या कम होगी तो कार्बन अवशोषण की क्षमता भी तो घटेगी। इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा। अब कार्बन अवशोषित नहीं होगा तो इन्वायरमेंट में ही बना रह जाएगा। तो इस तरह एक क्या करता है कि जो इंफ्रारेड रेज होती हैं, जिनको बोलते हैं इंफ्रारेड तरंगे, उनको ट्रैप कर लेती हैं। तो फिर इन्वायरमेंट में जो होती है हीट को बढ़ाती हैं, टेम्परेचर को बढ़ाती हैं, ग्लोबल वार्मिंग इशू, और यही घटना को ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। आर्थिक नुकसान तो हमेशा रहेगा। जब भी देखो नुकसान की बात आएगी तो एक तो पर्यावरण पारिस्थितिकी से संबंधित नुकसान की बात होगी और दूसरा आर्थिक नुकसान। और ज़्यादा होगा तो फिर कृषि में नुकसान। तो कृषि, पर्यावरण और औषधि संसाधनों में गिरावट होगी। तो ये तो हो गया जैव विविधता के क्या डेफिनेशन था, उसका ह्रास का कारण क्या था और उसका परिणाम क्या है। अब भारत में जैव विविधता की क्या स्थिति है? तो इसमें 2-3 पॉइंट्स हैं। भारत में जैव विविधता काफ़ी समृद्ध है। जो भारत क्यों समृद्ध है? भारत जो वर्ल्ड के टॉप 17 मेगा विविध क्षेत्र हैं या फिर देश हैं, उनमें भारत भी एक है। और यहाँ पर पूरे विश्व के 7 से 8% प्रजातियाँ पाई जाती हैं। ये चाहे वनस्पति की हों या फिर जीव जंतुओं की हों, 7 से 8% टोटल प्रजातियाँ मिलती हैं। अब हॉट स्पॉट्स, बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स क्या क्या हैं? वो जहाँ पे जैव विविधता को काफ़ी खतरा है। किससे खतरा है? जलवायु परिवर्तन से। इसीलिए इनको हॉट स्पॉट्स बोला जाता है। तो ये भारत में है हिमालय का क्षेत्र जो है, पश्चिम घाट है, इंडो बर्मा क्षेत्र है और सुंडालैंड। देखो सुंडालैंड में क्या है, अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है, वहाँ के जो जैव विविधता है उसको भी शामिल किया जाता है। इंडो बर्मा में नॉर्थ ईस्ट के रीजन के, यानी कि पूर्वोत्तर भारत की जो भी जैव विविधता है उनको शामिल किया जाता है। ये जैव विविधता से काफ़ी ज़्यादा रिच रीजन है, लेकिन ये इनको थ्रेट भी काफ़ी ज़्यादा है जलवायु परिवर्तन से, इसलिए इनको हॉट स्पॉट्स बोला जाता है। ठीक है। और भी इसके कई कंडीशंस होते हैं। बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स किसको घोषित किया जाएगा, खैर वो हमारा कंसर्न नहीं है। हमारा बस इतना है कि हाँ, हॉट स्पॉट्स कौन कौन से हैं इंडिया में। तो टोटल 4 हैं, या हिमालय, पश्चिम घाट, इंडो बर्मा क्षेत्र और सुंडालैंड। और वन्य जीव पारिस्थितिकी तंत्र का क्या भारत में क्या सीन है? तो वन्य जीवों के मामले में 45,000 से ज़्यादा पौधों की प्रजातियां भारत में मिलती हैं और 91,000 से ज़्यादा पशुओं की प्रजातियां। और पारिस्थितिकी तंत्र में देखा जाए तो यहाँ पे वन भी मिलते हैं, रेगिस्तान भी है, आर्द्र भूमि भी है, घास के मैदान भी हैं। ठीक, यानी कि वेटलैंड्स हैं, ग्रास लैंड्स हैं, रिजर्ट रीजन और फॉरेस्ट रीजन, सारे के सारे अवेलेबल हैं। तो एक तरीके से भारत की जैव विविधता के बारे में था। अब बायोडाइवर्सिटी एक्ट हमारा जो 2002 है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका जो लक्ष्य है तो वही सिंपल सी बात, जैव विविधता का संरक्षण, उनका सस्टेनेबल उपयोग, सतत उपयोग किया जाए और जैव संसाधनों से लाभों को न्यायोचित वितरण किया जाए, यानी कि जस्टिफिएबल और उनका डिस्ट्रीब्यूशन हो। ठीक, यानी कि ऐसा नहीं है कि किसी को बहुत ज़्यादा या फिर किसी को बहुत ही कम मिले, ऐसा मिले कि हाँ हर कोई उससे अपना काम चला सके।
और इसके जो प्रोविजंस हैं, मुख्य प्रावधान है, जैव विविधता प्राधिकरण, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, जो कि टॉप बॉडी है जैव इंडिया में जैव विविधता से संबंधित मैटर्स को देखने के लिए। तो ये क्या सुनिश्चित करता है, जैव संसाधनों तक पहुंच को विनियमित करता है। फिर इसके नीचे आता है बीएमसी, जिसको बोलते हैं जैव विविधता प्रबंधक समितियाँ या बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटीज। ठीक, तो स्थानीय स्तर पर जैव विविधता को देखती हैं। फिर इसी तरीके से पीपुल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्ट्रार होता है, जो भी इसी में शामिल है। अब इसमें इम्पैक्ट क्या है, तो लुप्त प्राय प्रजातियों की सुरक्षा पे काम हो रहा है। तो उसमें क्या है, डेजर्ट नेशनल पार्क का ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, और टाइगर भी हैं, और जो गिर के लॉयन है, इस तरीके से कई सारी प्रजातियां हैं जो लुप्त होने के कगार पे हैं, उनके संरक्षण पे काम करती है। और सामुदायिक भागीदारी बढ़ी है। ठीक, लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ा है डायरेक्ट बायोडाइवर्सिटी या फिर जैव विविधता के संरक्षण में, और सतत उपयोग को बढ़ावा मिला है। ठीक, सतत उपयोग का मतलब होता है हम उतना ही दोहन करें जितना कि आने वाली पीढ़ियों को कॉम्प्रोमाइज़ न करना पड़े। तो इसका निष्कर्ष, पूरे के पूरे जो क्वेश्चंस का आंसर था उसका क्या निचोड़ है, तो देखो निष्कर्ष को मैंने हर क्वेश्चन में एक तो उसका समरी दिया हुआ है, और दूसरा दिया हुआ है फ्यूचर आउटलुक्स। फ्यूचर आउटलुक कहते हैं कि भविष्य में क्या क्या किया जा सकता है। तो जो निष्कर्ष आपको लगे सुटेबल है उसको एग्जाम्स में लिख सकते हैं, दोनों लिखने की नीड नहीं है, कोई भी जो सुटेबल लगे, या फिर इसके अलावा भी जो लगे कि हाँ नहीं ये ज़्यादा बेटर है उसको कर सकते हैं। क्योंकि निष्कर्ष और कंक्लूजन तो वही होता है जो हम आंसर्स लिखते हैं उसी का, तो जैसा बेटर लगे वैसा किया जा सकता है। तो समरी के तौर पे यही कि जैव विविधता पृथ्वी की पारिस्थितिकी तंत्र, आर्थिक समृद्धि और सांस्कृतिक विरासत के लिए अति महत्वपूर्ण है। आज के क्या क्या कारण है, आवास विनाश, जलवायु परिवर्तन, अत्यधिक शोषण, ठीक, ये सारी की सारी बातें हैं। तो भारत में जैव विविधता की स्थिति संरक्षण बहुत आवश्यक है। और फ्यूचर आउटलुक में क्या है, कड़े कानून बनाए जाए, मतलब संरक्षण से संबंधित कड़े कानून बनाए जाए, और फिर स्थानीय लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ाया जाए, और वैश्विक सहयोग और सतत विकास को प्रमोट किया जाए। और एक छोटा सा बात है, जैव विविधता को संरक्षित नहीं किया गया तो पृथ्वी पर जीवन के लिए गंभीर संकट पैदा हो सकता है। एक कोट के फॉर्म में है, ठीक, लिखना है तो लिख सकते हैं, अदरवाइज कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये तो हमारा पहला क्वेश्चन था। तो इसी तरीके से हमारे बाकी क्वेश्चन हैं, लेकिन ये पहला क्वेश्चन था तो मैंने इतना ज़्यादा टाइम लिया। अगर इसे 12 से 15 मिनट हर क्वेश्चन पे करेंगे तो फिर काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे उसको थोड़ा सा फास्ट करेंगे, लेकिन करेंगे सारे पॉइंट्स को डिस्कस करते हुए थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, भारत में प्राकृतिक वनस्पति की विविधता को प्रभावित करने वाले कारक और वर्षा वन क्षेत्रों में वन्यजीव अभ्यारण्यों के महत्व पर चर्चा कीजिए। ठीक है, इसमें देखो दो क्वेश्चंस ऐड है। एक तो प्राकृतिक वनस्पति की विविधता यानी कि डाइवर्सिटी ऑफ नेचुरल वेजिटेशन की बात हो रही है, को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक, और वर्षा वन क्षेत्र में वन्यजीव अभ्यारण्यों के महत्व। वर्षा वन क्षेत्र कौन होता है, जो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट रीजन, यानी कि जो 10 डिग्री नॉर्थ, 10 डिग्री उत्तर से लेकर के 10 डिग्री दक्षिण के बीच जो वन मिलता है, जहाँ हमेशा बारिश होता रहता है, वो होता है। ठीक है, तो हमें समझ में आ गया कि वनस्पति की विविधता को प्रभावित करने वाले कारक, और उसमें महत्व पूछा है किसका, वर्षावन क्षेत्रों में वन्यजीव अभ्यारण्य का। तो आपके आंसर्स क्या है, तो पहला है प्राकृतिक वनस्पति की विविधता को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहला कारक, जब भी पर्यावरण से संबंधित कुछ भी होगा तो जलवायु तो रहेगा ही सेंटर में। तो जलवायु में क्या है, तापमान और वर्षा, जैसे तापमान बढ़ेगा तो वनस्पति की नेचर भी बदलता जाता है। अब जैसे केरल में क्या है कि तापमान हाई रहता है, वाटर की भी अवेलेबिलिटी रहती है, उष्णकटिबंधीय वन मिलता है। ठीक, उसी तरीके से लद्दाख में तापमान कम हो जाता है, पानी की अवेलेबिलिटी भी कम हो जाती है, तो अल्पाइन वनस्पति मिलती है। तो तापमान कैसे प्रभावित करता है, समझ में आ गया। और वर्षा, इसी तरीके से वर्षा भी, पानी की अवेलेबिलिटी, जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा है तो सदाबहार वन मिलते हैं। ठीक, जैसे पश्चिमी घाट में 50 सेंटीमीटर से भी कम यानी कि रेगिस्तान क्षेत्र में तो कंटीले वनस्पति मिलते हैं। ठीक, राजस्थान में। इसी तरीके से नेक्स्ट है मिट्टी के बारे में। विभिन्न प्रकार की मिट्टी विभिन्न प्रकार की वनस्पति का समर्थन करती हैं, ये बस सबको पता होगा। तो काली मिट्टी क्या करती है, जिसमें सागौन अच्छे से होता है, और काली मिट्टी में ही कपास होता है। ठीक, और रेतीली मिट्टी में क्या होती है, बबूल और खिजड़ी होता है।
पता चल गया कि मिट्टी कैसे वनस्पति को प्रभावित करती है। अब टोपोग्राफी यानी स्थलाकृति, ऊंचाई और ढलान वनस्पति के घनत्व और प्रकार को प्रभावित करते हैं। तो अगर ज़्यादा हाइट होगा तो तापमान कम होगा और वाटर भी कम होगा, पानी भी। तो उस वहाँ की वनस्पति और जो कम हाइट वाली वनस्पति हैं दोनों में डिफरेंस होगा। कुल मिलाकर के इस तरीके से टोपोग्राफी प्रभावित करता है। हिमालय की तलहटी में घने वन और दक्कन पठारी में पतझड़ मिलते हैं। समझ में आएगा क्यों मिलते हैं। अब सूर्य के प्रकाश से क्या होता है, जो हमारा प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है वो सूर्य का प्रकाश ही है। सूर्य के प्रकाश से ही पौधे अपना भोजन बनाते हैं, यानी कि एटीपी को में कन्वर्ट करके उसके बाद फिर एटीपी से वो ग्लूकोज बनाते हैं। तो वही होता है जो अपने भोजन के रूप में वो पौधे ग्रहण करते हैं, और इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के लिए क्या होना चाहिए, ये सूर्य प्रकाश जरूरी है। तो ये क्या है कि वर्षा वनों में घने छायादार वृक्षों के कारण निचले सतह पर कम पौधे उगते हैं। देखो कैसे, जैसे जब कोई बहुत घना वन है तो उसके जो पत्तियां होती हैं वो इतनी चौड़ी होती हैं कि उसके नीचे जो भी पौधे होते हैं उन पर सूर्य के प्रकाश नहीं पहुंच पाता। तो उससे क्या होता है कि वहाँ जो नीचे पत्तियों के नीचे जो पेड़ पौधे हैं उनकी डेंसिटी काफ़ी घट जाती है। ठीक है, कभी घास घास बहुत ज़्यादा नहीं हो पाते क्योंकि उनको सूर्य की लाइट नहीं मिलती। लाइट नहीं मिलेगी तो भोजन नहीं बना पाएंगे, तो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। अब अगला क्या है पॉइंट, मानव गतिविधियाँ, ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो वनों की कटाई, कृषि, शहरीकरण, ये तीन इंपॉर्टेंट बातें हैं जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ में पर्यावरण को नुकसान कर रही हैं। ठीक, तो वन इस तरीके से जो वनों की मतलब वनस्पति की विविधता को प्रभावित करती हैं। अब जैसे पूर्वोत्तर भारत में झूम कृषि करते हैं। झूम कृषि क्या करते हैं, एक जगह कभी किया, वहाँ की जो मिट्टी है उसकी अगर न्यूट्रिएंट वैल्यू कम हो गया तो उसको छोड़ करके कहीं और करने लगे। तो इसके लिए क्या करते हैं, जला करके जंगलों को पहले खाली करना पड़ता है या फिर एक स्पेस बनाना पड़ता है। तो इसमें क्या होता है, जंगलों को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। ठीक है, जिससे जैव विविधता प्रभावित होती है। अब भारत में वर्षा वनों का वितरण, रेन फॉरेस्ट प्रेजेंस इन इंडिया, जो हमारा दूसरा पॉइंट था। तो पहला पश्चिमी घाट में है, दूसरा पूर्वोत्तर नॉर्थ ईस्ट में है, पूर्वोत्तर भारत में है, फिर अंडमान निकोबार में है। ठीक, यहाँ पर 80% भूमि घने उष्णकटिबंधीय वनों से आच्छादित है। थोड़ा मैं फास्ट डिस्कस करूंगा क्योंकि पढ़ना मुझे भी है, मेंस का पेपर मेरा भी है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, वर्षा वन क्षेत्र में वन्यजीव अभ्यारण्य की जैव विविधता में संरक्षण। तो सबसे पहले तो विलुप्त प्राय प्रजातियों का संरक्षण, ये पॉइंट हमने पहले भी डिस्कस किया। अभी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के जो भी संरक्षण की बात हो रही थी, तो सारे पॉइंट लगभग वही रहते हैं, बस उनको लिखने का जो सीक्वेंस या फिर लिखने का जो मेथड है वो चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द क्वेश्चन। ठीक, तो अब नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे साइलेंट वैली में क्या है, वहाँ लैंड टेल्ड मकाको का जो संरक्षण किया जा रहा है। ठीक, एक तरीके से प्राकृतिक आवास का संरक्षण वेस्टर्न घाट में। ये क्या होता है, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं, जो अभी हमारा जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो था, वन्यजीव अभ्यारण्य जैव विविधता के संरक्षण में महत्व। ठीक, ये अब साइलेंट वैली नेशनल पार्क एक तरीके से वन्यजीव अभ्यारण्य ही तो है, तो वहाँ पे संरक्षण किया जा रहा है, प्राकृतिक आवास का संरक्षण किया जा रहा है। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान के माध्यम से या फिर नेशनल पार्क बोल लीजिए, पश्चिमी घाट में आनुवांशिकता विविधता को बनाए रखता है। ठीक, आनुवांशिक विविधता को मेंटेन विद जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो जैव विविधता हॉट स्पॉट्स वाले क्षेत्र में जैसे पश्चिमी घाट हो गया, कार्बन अवशोषण में मदद करता है। क्यों, कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं पेड़ पौधे, उसके बाद ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। तो पश्चिमी घाट के जंगल प्रमुख कार्बन सिंक के रूप में कार्य करते हैं क्योंकि वहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट है। एवरग्रीन फॉरेस्ट का मतलब साल के 12 महीने हरा भरा रहता है। और सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व है, जैसे पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य में केरल में पर्यटन और आजीविका को बढ़ावा देता है। कोई भी अभ्यारण्य होगा तो वहाँ पे सुना होगा टाइगर सफारी इस तरीके से होता रहता है, तो फिर उसको एक तरीके से क्या करते हैं, टूरिज्म को भी प्रमोट होता है जो वन्यजीव अभ्यारण्य है। तो इसका सारांश में यही है, मतलब भारत में प्राकृतिक वनस्पति की विविधता, जलवायु, स्थलाकृति, मिट्टी, ये तीन हमने देखा, और मानव गतिविधियाँ, ये सारे के सारे प्रभावित करती हैं। और इसी तरीके से पश्चिमी और पूर्वोत्तर अंडमान निकोबार में वर्षा वन्यजीव संरक्षण की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक हो, ये इसके सारांश हो गया। अब भविष्य जैसे हमको फ्यूचर आउटलुक लिखना है, हमें कुछ वे फॉरवर्ड के तौर पे लिखना है। तो संरक्षण नीतियों को मजबूत करिए, वनों की कटाई को नियंत्रित करिए, स्थानीय समुदाय को संरक्षण में शामिल करिए,
इस तरीके से कुछ बातें लिख दी जाती है, उसके बाद लिख दिया जाता है कि हाँ, अगर ये करेंगे तो फिर हमें और अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। अब एक कोर्स है, वर्षा वनों का संरक्षण ही पृथ्वी पे जीवन चक्र को संतुलित करता है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो इस क्वेश्चन में पूछा गया भारत में वर्षा वनों की स्थिति और जलवायु परिवर्तन में उनके योगदान का आकलन करें। ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है अभी। तो भारत में वर्षा वन संसाधनों की स्थिति, वर्षा वनों की नहीं, और जलवायु परिवर्तन में उनके योगदान का आकलन करें, साथ ही आर्कटिक और अंटार्कटिका में बर्फ पिघलने से मौसम पैटर्न पर पड़ने वाले प्रभावों की जांच करें। तो मतलब इसमें दो क्वेश्चन है एक तरीके से। स्टार्ट करते हैं, भारत में वनों की क्या स्थिति है। तो 2021 का ये डाटा है। तो 24.62% यहाँ पे वन है, जिसमें से खुले वन है, ओपन फॉरेस्ट 12.37% और सॉरी खुले फॉरेस्ट है 9.34%, और जो हमारे जो घने वन है वो है 12.37%। और मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में। ठीक, इस तरीके से इनका जो कंट्रीब्यूशन है वनों का, क्या कंट्रीब्यूशन है, तो अभी हमने पढ़ा कार्बन अवशोषण के तौर पे काम करते हैं। अब कितना डाटा लिखे हैं, तो 2.6 बिलियन टन, और जैव विविधता संरक्षण के तौर पे मतलब इनका रोल प्ले करते हैं। ठीक, और जल संतुलन यानी कि वाटर साइकिल को बनाए रखते हैं, वर्षा चक्र और भूजल को पुनर्भरण करते हैं। कौन? जो हमारे फॉरेस्ट होते हैं। ठीक, देखो हर चीज़ को याद नहीं किया, मतलब समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है, कुछ चीज़ें याद करनी पड़ती हैं। जैसे ये फैक्ट्स, ये हेडिंग्स है, इनको याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम्स में इतना टाइम नहीं होता कि हम वहाँ पे बैठ करके सोचें। तो उनको याद करना पड़ेगा, उसके बाद उसके अंदर जो पॉइंट्स लिखे हैं उसको बार बार कम से कम 3 से 4 बार प्रैक्टिस करने के बाद वो ऑटोमेटिक फिर होने लगता है। अब चैलेंजेस क्या हैं, जैसे वनों की कटाई बढ़ रही है। ठीक, वनों की कटाई क्यों बढ़ रही है? शहरीकरण, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, कृषि का एरिया बढ़ रहा है, और माइनिंग बढ़ रही है। ठीक, इसी तरीके से वन क्षरण, वनाग्नि, वनाग्नि का मतलब वनों में आग लग जाने से, या अति चराई, ओवर ग्रेजिंग की वजह से, या विदेशी प्रजातियों का प्रसार, इनवेजिव स्पीसीज आ जाते हैं। इस तरीके से ये सारे के सारे हमारी जो फॉरेस्ट के वनों के चैलेंजेस हैं। और एग्जाम्पल देना है तो एग्जाम्पल दे दीजिए। और जलवायु परिवर्तन में वनों की क्या भूमिका है? तो वन एक ग्रीन हाउस गैस एब्जॉर्बर के तौर पे काम करते हैं, अवशोषक होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, और इसी टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं। ठीक, पता है ये सबको टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं वन। वृक्षों की छाया और वाष्पीकरण में तापमान तेजी से प्रभावित होता है, इस तरीके से तापमान किस तरीके से नियंत्रित करते हैं, ये सबको मालूम नहीं होगा। मेन जो हमारा मेन पॉइंट है वो ये हमारा जो फोकस होना चाहिए, वो जो बोर्ड में वर्ड्स लिखे गए हैं वो हमारा फोकस होना चाहिए। बाकी जो एडिशनल पॉइंट्स है, डिस्क्रिप्शन पार्ट है, हम एग्जाम्स में मैनेज कर लेते हैं। ठीक, तो मेन पता है क्लाइमेट स्टेबलाइजेशन या फिर जलवायु स्थिरीकरण होना चाहिए, तापमान नियंत्रण होना चाहिए। अब मृदा का संरक्षण, मृदा संरक्षण कैसे करते हैं? जो वन होते हैं या फिर मिट्टी को अपने आप में बांध के रखते हैं, तो वो जो हवा से या फिर पानी से हटने नहीं पाती है। और आर्कटिक, और नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन का दूसरा पार्ट था, आर्कटिक और अंटार्कटिक में बर्फ पिघलने से मौसम पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो आर्कटिक और अंटार्कटिक में जब भी बर्फ पिघले तो जाहिर सी बात है समुद्र का लेवल तो बढ़ेगा, ऊपर आएगा। अब ये अलग अलग दोनों में इम्पेक्ट हो सकता है, या फिर दोनों का सेम हो सकता है, लेकिन कुछ और प्रभाव है। जैसे आर्कटिक का बर्फ पिघलेगा तो जो जेट जेट स्ट्रीम होते हैं उनकी जो गति होती है वो कमज़ोर पड़ जाती है। ठीक, इस तरीके से पूरा मौसम चरमरा जाएगा नॉर्दर्न ग्लोब में, या फिर पूर्वोत्तर ग्लोब में, उत्तरी गोलार्ध में। तो गर्मी की लहरें होंगी, ठंडे के झटके होंगे, मतलब जो भी चीज़ें होंगी एक्सट्रीम होने लगेंगी। और समुद्र का जलस्तर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जेट स्ट्रीम का जो प्रभाव देखा गया है वो उत्तरी अमेरिका में तीव्र सर्दी पड़ती है, पोलर वर्टेक्स की अस्थिरता की वजह से। इसी तरीके से अंटार्कटिका का जब बर्फ पिघलेगा तो जो हमारा ओशियन करंट्स हैं, महाद्वीपीय धाराएं, उन पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। ठीक, और बाकी समुद्र का स्तर की वृद्धि होती है 1.2 मिलीमीटर प्रति ईयर से। अब जैसे दक्षिणी गोलार्ध में अधिक चक्रवात, जैसे मेडागास्कर में बार बार तूफान आते हैं, क्यों आते हैं? क्योंकि हमारा जो ओशियन करंट है वो प्रभावित होता है ये अंटार्कटिका में बर्फ के पिघलने की वजह से। ठीक, तो ये हमारा हो गया ये क्वेश्चन। और इसका कंपैरेटिव एनालिसिस देख लिया तो वही है, उसमें जेट स्ट्रीम प्रभावित होगा, और इसमें महासागरीय धाराओं में प्रभावित पड़ती है, और बाकी जो तापमान, जो लेवल होता है वाटर का, समुद्र का, वो दोनों इंक्रीज करते हैं।
अब निष्कर्ष के तौर पे समरी लिखना है तो समरी लिख लीजिए, फ्यूचर आउटलुक कुछ बताना है तो फ्यूचर आउटलुक, सतत विकास करिए, वन संरक्षण करिए, को आर्किटेक्ट और अंटार्कटिका को कंबाइंड रूप से समझने का बेहतर प्रयास करिए। ठीक, जो भी लिखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मतलब नेक्स्ट पॉइंट है आर्द्र भूमि के बारे में, वेटलैंड कंजर्वेशन। अब यहाँ पे क्या है, पारिस्थितिकी संरक्षण में वेटलैंड की भूमिका भारत में प्रमुख रामसर साइटों और मॉन्ट्रे क्या बोलते हैं मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड और इसमें शामिल भारतीय वेटलैंड की चर्चा करें, साथ ही रामसर संकल्पना में जो वाइज यूज का कॉन्सेप्ट है उसका विश्लेषण करें। तो जो हमारे आंसर्स हैं वह पारिस्थितिकी संरक्षण में वेटलैंड की भूमिका, तो जैव विविधता हॉटस्पॉट्स कहाँ पे है, वेटलैंड प्रवासी पक्षियों, जल जीवों और विभिन्न वनस्पतियों के लिए आदर्श आवास प्रदान करते हैं। पता ही है वेटलैंड करता क्या है, वेटलैंड का जो मेन रोल है, तो जो माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं वो आकर के क्या करती हैं, एक तरीके से अपना जो ठंडी का टाइम होता है वो यहाँ पे बिताती हैं। और जल जीवों, तो जाहिर सी बात है वेटलैंड है तो फिर जल जीव तो रहेंगी, वनस्पतियों को सपोर्ट करती हैं जो कि वेटलैंड में हो सकती हैं। अब उदाहरण के तौर पे चिल्का झील है, एक वेटलैंड है, यहाँ पे 200 से ज़्यादा पक्षियाँ अपना टाइम बिताती हैं। ठीक, और जल संसाधन प्रबंधन, वाटर रेगुलेशन, इसका क्या दूसरा बेनिफिट है, वाटर रेगुलेशन, बाढ़ को नियंत्रित करती हैं। अब जो वेटलैंड्स होती हैं वो वाटर जो ग्राउंड वाटर को रिचार्ज भी तो करती हैं, इस तरीके से बाढ़ को नियंत्रित करती हैं, या फिर एक तरीके से बाढ़ के लिए बैरियर का काम करती हैं वेटलैंड्स, क्योंकि ये ट्रांजिशन जोन होता है, स्थल और जल के बीच के जो ट्रांजिशन जोन होता है वही होता है वेटलैंड्स। अब बाढ़ को नियंत्रित करती है, भूजल स्तर को बनाए रखती हैं। उदाहरण क्या दिया है, लॉकटक लेक है मणिपुर का। फिर कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन या कार्बन का अवशोषित करती हैं, जाहिर सी बात है वेटलैंड्स हैं तो कार्बन अवशोषण का काम तो करेंगे ही करेंगे। जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करती हैं, उदाहरण देख लिया है सुंदरबन का डेल्टा जो है एक प्रमुख कार्बन सिंक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है पोषण तत्व चक्रण, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग करती हैं, वेटलैंड जल को शुद्ध करते हैं, प्रदूषकों को अवशोषित करने में मदद करते हैं। ये क्वेश्चन, ये पॉइंट पूछा गया था यूपीएससी प्रीलिम्स में। ठीक, कि एक बड़ा ही थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन था कि बॉडी का कौन सा पार्ट है, जैसे किडनी जो काम का फंक्शन करता है उसी तरीके से सॉरी लंग, लंग जो फिल्टर का काम करता है, कौन सा, जो वेटलैंड्स होते हैं सॉरी वो फिल्टर का काम करते हैं। ठीक है, जैसे कृषि अपशिष्ट को प्राकृतिक रूप से फिल्टर का काम करते हैं, और हमारा किडनी क्या होता है वो भी फिल्टर का काम करती है। तो कंपैरेटिव ऐसे कुछ क्वेश्चन था, ये कैसे रिलेट करके फिल्टर का काम जो होता है हमारी किडनी से किस तरीके से रिलेटेड है वेटलैंड्स। तो आजीविका सहायता, लाइवलीहुड सपोर्ट्स ये देती हैं। ठीक है, अब रैमसर साइट्स के बारे में बात करते हैं। रैमसर साइट्स में क्या है कि रैमसर एक ईरान का एक सिटी है जहाँ पे एक कन्वेंशन हुआ था कि कैसे हम वेटलैंड्स को कैसे उनको संरक्षित करें और उनको कैसे उनके बेटरमेंट में अपना योगदान दें। तो उसी संबंध में भारत में अभी तक 2023 तक करीब 75 से ज़्यादा रैमसर साइट्स डिक्लेयर किए जा चुके हैं, और जिसमें से कुछ प्रमुख हैं, चिल्का झील है, ठीक, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, लकटक लेक है, सुंदरवन है, बोलर झील है, ये सारे के सारे प्रमुख रैमसर साइट्स हैं। और मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या है, द मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड्स रैमसर साइट्स में ही एक प्रोविज़न है जिसके अंतर्गत अगर कोई वेटलैंड है, अगर उसको बहुत ही ज़्यादा ह्यूमन एक्टिविटी से थ्रेट हो तो उसको उसमें डाल दिया जाता है, जिससे कि उसके और भी ज़्यादा बेटर तरीके से कंजर्व किया जा सके। तो इंडिया में 2 थे, एक तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का और दूसरा लकटक झील मणिपुर का, लेकिन अभी शायद तो दोनों ही नहीं है, इसको बाहर कर दिया गया है, यानी कि इनको कंजर्वेशन के लिए काफ़ी अच्छा पॉजिटिव काम किया गया। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम थी, केवलादेव में जल संकट, आक्रामक प्रजातियाँ, इन्वेजिव स्पीसीज, ठीक, जैसे लैंटेना कमारा भी हमने ऊपर पढ़ा था। इसी तरीके से लकटक में क्या है, प्रदूषण, वनों की कटाई और जल विद्युत परियोजनाओं का प्रभाव की वजह से लकटक झील वेटलैंड को नुकसान हो रहा था, इसलिए इसको रैमसर साइट में डाल दिया गया था। अब वाइज यूज कॉन्सेप्ट क्या है, वेटलैंड से संबंधित जो वाइज यूज कॉन्सेप्ट है रैमसर साइट में उसको समझना है। तो ये क्या है कि समझदारी से उपयोग, जिससे बात से ही पता चल रहा है, तो वेटलैंड का सतत उपयोग ताकि उनका पारिस्थितिक संतुलन बना रहे, इंसानों को भी लाभ होता रहे। मतलब ऐसे नहीं कि जैसे कि हमें कुछ मिल गया तो फिर उसको हम ही कंज्यूम कर रहे और बाकी नेक्स्ट जनरेशन अपना आकर के फिर अपने हिसाब से देखे, ऐसा नहीं होना चाहिए।
बाकी हमें ही देखना है कि हमारी आने वाली पीढ़ियाँ जो हैं वो किस तरीके से रिसोर्सेज को यूज़ करें और कितना यूज़ कर पाएँ। उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम हर चीज़ों को एक बैलेंस तरीके से इस्तेमाल करें। इसीलिए कॉन्सेप्ट आया वाइज़ यूज़, ठीक? समझदारी से उपयोग करें। इसका प्रिंसिपल्स क्या है? जैव विविधता का संरक्षण करिए, स्थानीय समुदायों की भागीदारी बढ़ाइए, सतत विकास और नीति निर्माण करिए। भारत में वाइज यूज के उदाहरण क्या है? चिल्का लेक है, यहाँ पे इको टूरिज्म को प्रमोट करते हैं। वेम्बनाड लेक में क्या है? मत्स्य पालन को बढ़ावा मिलता है, यानी कि फिशरीज को। और लक्टक झील में है फुमडी आधारित मत्स्य पालन। फुमडी एक तरीके का स्पेशल बोट्स होती है जो कि लक्टक झील में देखने को मिलती है, तो वहाँ पे उस पर आधारित मत्स्य पालन किया जा रहा है, ठीक है। अब वही निष्कर्ष में, कंक्लूजन में वही सारांश सबका एक निचोड़ बना के लिख दे। तो फिर यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस आएंगे तो इतने बड़े क्वेश्चंस नहीं आते यूपी पीसीएस मेंस में। जो भी मैंने क्वेश्चन बता रहा हूँ उसका एक पार्ट आएगा, अगर आएगा तो, और मोस्ट प्रोबेबली इसी में से ही आएगा। और अब फ्यूचर आउटलुक में देखना है तो देख लीजिए, उसको कानूनों को मजबूत करना, वही बातें हैं। फिर स्थानीय समुदायों को शामिल करिए, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और शोध को बढ़ावा दीजिए, वेटलैंड्स का संरक्षण, पृथ्वी का संरक्षण है। मतलब कुछ चीज़ें हमेशा वही आते रहेंगे। जब भी निष्कर्षण कंक्लूजन में लिखेंगे तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि लगभग इन सारी चीज़ें वही रिपीट होती रहती हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इसी से संबंधित है। तो भारत में जल संसाधनों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का विश्लेषण करें। तो ये इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है हमारे लिए। जो इम्पोर्टेंट है उसको हम करेंगे यूपीपीसीएस के लिए, ठीक। अब जैसे देखना है तो देख लीजिए कि कैसे भारत में जल संसाधनों पर जलवायु परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ रहा है। इतना डीप में क्वेश्चन यूपीपीसीएस में नहीं पूछता है। जिससे वर्षा के पैटर्न में बदलाव हो रहा है, अनियमित मानसून आ रही है, कभी कभी बाढ़ आ जाए, कहीं पे बाढ़ तो कहीं पे सूखा पड़ जा रहा है, ठीक है। और दूसरा है कि इसी तरीके से भूजल मतलब जो हमारा क्वेश्चन है कि जल संसाधनों पर जलवायु परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ रहा है, ठीक। ये एक तरीके से एसीए में क्वेश्चन पूछा था पिछली बार, अभी 2023 का जब मैंने मेंस दिया था तो उसमें एसी में इन्वायरमेंट वाले सेक्शन में ये सेम इस तरीके का एसी पूछा हुआ था कि जल संसाधनों पर जलवायु परिवर्तन का क्या प्रभाव है। तो जीएस से हमें एसी में भी काफ़ी हेल्प मिलती है। अब भूजल स्तर में गिरावट हो रहा है, ठीक है। अब तापमान बढ़ रहा है तो वाष्पीकरण बढ़ रहा है, इवापोरेशन रेट बढ़ रहा है, तो जो भूजल का स्तर गिरेगा ही भाई। जब इवापोरेट ज़्यादा होगा और जो उसका रिचार्ज कम होगा, पानी का मतलब जो ग्राउंड वाटर का रिचार्ज कम होगा, तो भूजल का स्तर गिरेगा। उदाहरण के तौर पे जो इंडो गैंगेटिक प्लेन है हमारा, वहाँ पे काफ़ी दोहन बढ़ गया है, खासकर पंजाब हरियाणा वाले क्षेत्रों में। और रिवर फ्लो में वेरी कर रहा है, रिवर फ्लो में वेरिएशंस आ जाता है, ग्लेशियर के पिघलने की शुरुआत हो जाती है जलवायु परिवर्तन की वजह से, तापमान बढ़ने की वजह से, तो रिवर का फ्लो भी चेंज हो जाता है। इसका दिख रहा है गंगा और ब्रह्मपुत्र में। कृषि और पेयजल पे प्रभाव पड़ रहा है, इम्पैक्ट ऑन द एग्रीकल्चर एंड ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। ये भी, तो ये सारी की सारी कुछ पॉइंट्स हैं। बाकी बार बार प्रैक्टिस करने के बाद 3 से 4 बजे प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से, तो चीज़ें दिमाग में जाने लगती हैं, ठीक है। क्योंकि जब बार बार हम लिखते हैं तो फिर हमारी मसल्स मेमोरी बनती जाती है। अब हिमालय ग्लेशियर्स का सिकुड़ना और जलवायु परिवर्तन के लक्षण क्या है? अब ग्लेशियर्स पीछे हट रहे हैं, ठीक है। कम से कम 10 से 15 मीटर पर ईयर के रेट से पीछे हट रहा है हिमालय के ग्लेशियर्स। तो उससे देखो, शॉर्ट टर्म में तो लगेगा कि हाँ बहुत ज़्यादा हमें पानी देखने को मिलेगा, फ्रेश वाटर। लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या होगा ना कि ये जब फ्रेश वाटर समुद्र को टच कर जाएगा, फिर उनमें मिल जाएगा, तब लॉन्ग टर्म में बड़ा दिक्कत होता है, फ्रेश वाटर की कमी हो जाएगी, ठीक है। तो नदियाँ, प्रभावित नदियाँ क्या है? गंगा, यमुना, सिंध, ये सारी की सारी नदियाँ प्रभावित हैं। तो नदी प्रणालियों पर प्रभाव, इम्पैक्ट ऑन द रिवर सिस्टम, अभी हम जो हमने ऊपर पढ़ा यही सेम बात है। जैसे ग्लेशियर्स की वजह से तेजी से बर्फ पिघलना है तो बसंत में जल का प्रभाव बढ़ेगा, लेकिन गर्मी में क्या होगा? पानी की कमी हो जाएगी, ठीक है। अब ग्लेशियर झील विस्फोट बाढ़, इसको बोलते हैं ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। तो इस इसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। तो जब ग्लेशियर पिघलेंगे अचानक से पानी की मात्रा बढ़ेगी, तो इस तरीके से झीलों का जो है विनाशकारी बाढ़ आता रहेगा। जैसे केदारनाथ में आया था ना, इसी वजह से आया था 2013 में, ग्लेशियर झील विस्फोट बाढ़ की वजह से। भारतीय महाद्वीप में जलवायु परिवर्तन के क्या लक्षण है? हीट वेव्स बढ़ गए हैं, सूखे की संभावना बढ़ गई है,
और तटीय क्षेत्रों में जो पानी का लेवल बढ़ता जा रहा है, ये है ना जलवायु परिवर्तन के जो लक्षण दिख रहे हैं। और जैसे सुंदरवन में समुद्री जल स्तर बढ़ा है और कई छोटे-छोटे टापू जो होते हैं वो डूबने, खासकर बांग्लादेश के छोटे-छोटे जो द्वीप है, टापू हैं, डूब रहे हैं। अभी छोटा-सा है जलवायु परिवर्तन अध्ययन में कंप्यूटर मॉडल का उपयोग। कैसे कंप्यूटर मॉडल में क्या करेंगे? एआई का यूज़ करें, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का यूज़ करें और जो क्या कहते हैं जीपीएस का इस्तेमाल करना है, ठीक है? तो यही सब करना है, इसमें कम्युनिटी अर्थ सिस्टम मॉडल डेवलप किया जाए। तो इससे हमें बहुत मतलब नहीं है इतना ज़्यादा, यूपीपीसीएस में खासकर इतना डीप में कभी क्वेश्चन नहीं आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? पर्यावरण जागरूकता और संतुलन, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस एंड बैलेंस, ठीक है? अब यहाँ से हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, इस यहाँ से अगले लेक्चर में कवर करेंगे। बाकी यहाँ तक के लिए अभी तक जो हमने कवर किया है यहाँ तक का था, ठीक है? फिर अगले लेक्चर में हम इस वाले सेक्शन को पूरा का पूरा कंप्लीट कर देंगे, फिर प्रदूषण वाले सेक्शन में चलेंगे, पॉल्यूशन।